नमस्कार। नमस्कार। मित्र रंग की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मनःपूर्वक स्वागत। आज हमारे बीच हमारी जो प्रशाला है, विद्यालय है, नूतन मराठी विद्यालय, जिसकी स्थापना बहुत पुरानी है, 1883 में हुई है। इस विद्यालय के हमारे साथी संजीव जी अभ्यंकर आज हमारे बीच हैं। वो तो एक जाने-माने कलाकार हैं, भारतीय अभिजात संगीत के, और पूरे देश में विदेशों में उनके प्रोग्राम्स हुए हैं। एक बहुत ही जाने माने और बहुत ही अच्छे क्रियाशील कलाकार आप हैं, इसलिए आपका हृदय से स्वागत। धन्यवाद। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। उनकी उनका जो जीवन प्रवास है वो हम समझ लेंगे, लेकिन बात सिर्फ शब्दों की नहीं होगी। ये तो मैं कहता हूँ कि ये तो शब्द और सुर दोनों मिला के एक महफिल होगी, शब्द सुर महफिल। तो मैं संजीव जी से दरख्वास्त करूंगा कि शुरू करेंगे ही तो स्वर से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। संजीव जी। जरूर जरूर। और मेरे जिसको कहते हैं कि स्कूल के बड़े भाई यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए है तीनों। मुझे बहुत खुशी है और हमारे पूरे नुमोवी के जो सभी छात्र देखेंगे वो शायद सोचेंगे कि हिंदी में क्यों हो रहा है, क्योंकि नूतन मराठी विद्यालय और उसके सीनियर छात्र इंटरव्यू ले रहे हैं जूनियर छात्र का। तो मैंने ही रिक्वेस्ट की आप तीनों को कि मेरा गाना पसंद करने वाले जो लोग जितने महाराष्ट्रियंस हैं उतने ही नॉन महाराष्ट्रियंस हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है, नॉर्थ अमेरिकन बृहन महाराष्ट्र मराठी कन्वेंशन। बराबर। उतना ही बड़ा बृहन महाराष्ट्र बंगाल कन्वेंशन। तो मैं बृहन महाराष्ट्र मराठी सम्मेलन में अभी तक कभी भी गाया नहीं हूँ, लेकिन बृहन महाराष्ट्र बंगाल कन्वेंशन में 3000 लोगों के सामने मैंने न्यूयॉर्क में गाया है। तो इतना मुझे लोग सब पूरे दुनिया की जो सभी उसमें भाषा का कोई सवाल नहीं है, साउथ इंडिया हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब में मैंने इतनी सारा गाया है, इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया है। सो मैंने सबको रिक्वेस्ट की कि हम हिंदी में करें तो सब समझ पाएंगे। सही है। इसलिए ये नूतन मराठी विद्यालय के प्लेटफॉर्म पे हिंदी इंटरव्यू। मैं राग मारूबियन में अपनी एक स्वर बंदी उसको गम बसानी म प ग सा ग। आज आए मोरे आज आए मोरे श्याम, आज आए मोरे धाम श्याम, आज आए मोरे धाम श्याम। दादुर चकोर पपिहा, दादुर चकोर पपिहा और तुम बन के सब मोर, और तुम बन के सब मोर, आज आए मोरे धाम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 बहुत। थैंक यू। एक आप कि जो सब लोगों को आप मालूम है वो तो आज के बहुत बड़े जाने माने कलाकार के नाम से मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है और कभी बाकी सारे लोगों को भी मालूम होगा शायद। आप बहुत ही जब छोटे थे तभी से आप गाते आए हैं। जी जी बिल्कुल। मुझे किसी ने बताया था कि आप जब 3 साल के थे तब आपकी जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ आप कुछ गाना करते थे। क्या था वो, क्या करते थे आप? नहीं तो उसकी स्टोरी ऐसे कि मेरा जो जन्म है तो शायद वो गाने के लिए हुआ है, पूर्व संचित जिसको कहते हैं। पिछले जन्म में काफी सारी मेहनत की होगी, रियाज किया होगा,
और इसलिए मेरा जन्म ऐसी जगह पे हुआ जो मेरी माँ खुद डॉक्टर शोभा अभ्यंकर, वो पूरे समय संगीत ही करती थी, वो संगीत में उनकी डॉक्टरेट थी। तो मेरे पिताजी का भी गाने का कान बहुत अच्छा, और मेरे जो नाना जी थे, मतलब पिताजी के पिताजी। हाँ हाँ, पिताजी के माँ के फादर, वो फुल टाइम संगीत के मतलब जिसको अध्यापक थे, वो अंतु बुआ जोशी जी के एकदम पट्टा शिष्य थे, मतलब पंडित गजानन बुआ जोशी जी के फादर अनंत बुआ जोशी। तो वो फुल टाइम संगीत शिक्षक थे मेरे नानी के पिता। तो वो साइड से भी जिसको बोलते संगीत ब्लड में ही आया है। तो दादी मुझे गाने सुनाती थी बचपन में। तो एक दिन मैंने वो पूरा अंतरों के साथ सुर में गा के बताया। क्या बात है। वो एकदम प्रसिद्ध मराठी अभंग पंडित भीमसेन जी का, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरी छाती रे, आहे भीवरी छाती, बाप राणी आई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, ये माझे माहेर, माझे माहेर, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरी छाती रे, क्या बात है। आहे तो मैं तो इतना छोटा था कि मुझे नहीं याद कि मैंने कितना सुर में गाया, लेकिन मेरे पेरेंट्स बोलते कि हम सब एकदम लोग इतने हैरान हो गए कि इतना छोटा बच्चा इतना सुर में पूरे याद रख के कैसे गा रहा है। तो मेरे पेडिट्रिशियन तब डॉक्टर शिरोड़े थे डेक्कन जिमखाना में, तो मुझे वो पंडरी बुलाते थे। उनके टेबल पे भी जब मैं गा जाता था तो अरे वो गाना माझे मायर पंडरी गाना करके मुझे पंडरी आ गई करके बुलाते थे। वो डीएनए में ही था, आपका म्यूजिक आपके डीएनए में था और डीएनए में वो था जीन्स में आ गया। एब्सोल्युटली। और मुझे पीछे देख के लगता है कि कहते कि पिछले जन्म में शायद मैं डिप्राइव रहा होगा कि किसी ने मेरा गाना शायद सुना नहीं, मैंने साधना की, ऐसे छोटे जगह पे पैदा हुआ, पता नहीं, एकदम हार्ट ऑफ पूना में डेक्कन जिमखाना पे पैदा हुआ। तो एक सपोर्ट सिस्टम लेके ही मैं पैदा हुआ कि ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कोई। मतलब आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, मेरा एकेडमिक ब्रेन बहुत अच्छा था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह अच्छा बन के मैं बिल्कुल राज करता, लेकिन वो होना ही नहीं था क्योंकि इसलिए ऐसी जगह पे कंफ्यूजन ही नहीं, मतलब ये बच्चा तो गाना ही करेगा, ऐसे स्थान पे मुझे जन्म। ये मैं गाना ही करूंगा, ये आपने डिसाइड किया या आप गाना ही करेंगे ऐसा आपके माता पिता ने डिसाइड किया? मैं गाना ही करूंगा ऐसे इंसिडेंसेस ही होते गए। हाँ, ओके। मतलब ऐसा होता गया कि एक तो जब मैं 7-8 साल का उस उम्र में जब था, तो मेरी जो चाहत थी, जैसे मैं बोलता था माँ को कि अरे वो जागू में सारे रहने लगा के लोग, प्रभात जी का रिकॉर्ड, मतलब जागू में सारी रहना रसिया मन लागे, तो मैं मुझे वो लगा के, तो और फिर कभी बोले रे पपियरा लगा, तो मैं बोलता अरे ये वो कुमार जी का कोई मल्हार लगा, तो मैंने कहा कि माँ ये जो है वो बोले रे पपियरा का जैसा लग रहा है। सो एक इंक्लिनेशन। और क्योंकि और हाँ मेरी नानी भी गाती थी। ये जो मेरे पहले बचपन का वो मेरी दादी की बात कही मैंने, मेरे गलती से मैंने नानी कहा, मेरे दादी के बारे में मैंने बात की। तो दादी के पिताजी वॉज अ फुल टाइम सिंगर, पंडित गोखले बुआ। और मेरी नानी जो थी वो विमल सोहनी, वो तो गाती थी। उसने मेरे माँ के साथ एमए किया एट द एज ऑफ 63। वो मैथमेटिक्स की प्रोफेसर थी हुजूरपाड़ा स्कूल में। क्या बात है। और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स सिखाती थी एकदम। और एमए भी किया। तो मेरी माँ को बचपन में उन्होंने नहीं सही टाइम पे भेजा, तो माँ का ऐसा एक कहना था कि मुझे बचपन में सही टाइम पे उसको नहीं सिखाया, गायकी सीखने के लिए नहीं भेजा, एग्जाम देने के लिए भेजा, तो उसने छोड़ दिया उसको। एग्जाम वो सब मतलब विद्यालय के एग्जाम्स में उसको मन नहीं लगा। तो शी सेड कि अरे संजीव को इतना इंटरेस्ट है तो उसको मैं 8 साल की उम्र से क्लासिकल ही सिखाऊंगा, ख्याल ही सिखाऊंगा।
तो वो उनके पहले गुरुजी, मतलब आपका जो सवाल है कि ऐसे सिचुएशन से बनती गई कि मैंने इंटरेस्ट दिखाया, दिखाते ही माने का नहीं इसको टाइम नहीं वेस्ट करना, मेरी जिंदगी में टाइम वेस्ट हो गया। तो 1977 में मैं जब 8 साल का था, तब वो पिंपल करे सर, पंडित गंगाधर पिंपल करे ग्वालियर और आकिराना ऐसे घराने के बहुत बहुत प्रसिद्ध नामचीन गुरुजी यहाँ थे। तो माँ उनसे सीखती थी मेरे पहले। मेरा जन्म होते ही माय मदर वाज एमएससी बायोकेमिस्ट्री। ओके। तो उसमें पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन घर की सिचुएशन ऐसी थी कि उसके सब मेरे पिताजी के सभी बहन भाई सब छोटे छोटे, चौथी छठी सातवीं ऐसे। तो मेरे दादाजी ने कहा कि तुम डॉक्टर तो बनोगे, लेकिन पूरा घर इधर उधर हो जाएगा, सो यू आर नीडेड एट होम। तो माँ ने बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी नहीं की, वो शुरू की थी उसने, लेकिन वो छोड़ दिया। तो उसने सोचा वो नहीं करूंगी तो मैं म्यूजिक में पीएचडी करूंगी। क्या बात है। तो उसने सीरियस गाना शुरू किया। तो उनके पहले गुरुजी के पास मुझे लेके गई। फिर पिंपल खरे सर ने मुझे ऐसे ऊपर से नीचे देखा, बोले अरे शोभा ये इतना छोटा है, इसके उम्र का मेरे पास कोई है ही नहीं, सभी 5 साल बड़े हैं उससे। तो माँ ने कहा नहीं आप सुन तो लीजिए उसका। तो मैंने उनको सुनाया, देवा बुलावो माझ्याशी, वाह वाह। तुम्ही समजला बोल शिकविले, आज मौन का तुम्ही घेतले, बोल शिकवणी माय अबोला, धरिते काय पिलासी देवा, बोला हो माया। मानो मैंने उनको कहा कि भगवान मुझसे बात करिए, मुझे सिखाइए क्या कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। संजीव जी, हमें ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपकी माताजी संगीत का अध्ययन तो खुद करती थी और बाद में अध्यापन भी करती थी, तो इसके बारे में, मतलब माताजी, आपने शायद आपकी पहली शिक्षा माताजी से ली है या हमें पता नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि आपका माताजी का अध्ययन और अध्यापन ये दोनों कैसे चलता रहा, आप इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। जी नहीं, देखिए मेरी माँ जो है मेरे लिए पूरा बैकबोन बनी टिल द एंड। अनफॉर्चुनेटली वो गुजर गई 7-8 साल पहले, लेकिन वो शी वॉज नेवर अ स्टेपिंग स्टोन मेरे लिए, कभी नहीं थी, वो तो मेरा बैकबोन थी। ओके। क्योंकि वो उन्होंने अप्रचलित रागों का पूरा अभ्यास पंडित वीरा आठवले जी बम्बई में जाके उनके साथ, जो राग के नाम भी बहुत सारे लोगों को, मुझको लेकिन मालूम नहीं होते, उसकी बंदिशें माँ को याद थी। तो उसका बहुत स्टडी था, कंपैरेटिव रागों का स्टडी था, गायकी भी बहुत अच्छी थी। सो माँ मेरे लिए पूरी, मतलब मैं जब बाद में पंडित जसराज जी के पास सीखने गया, तो भी मेरे घर में ही एक पक्का गुरु का सपोर्ट मुझे घर में ही था। मतलब बागेश्वरी रागेश्वरी वो जानने के लिए मुझे गुरुजी के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। माय मदर वाज ऑलवेज अवेलेबल, कोई भी संगीत की चर्चा हो, राग का, सो शी वाज ऑलवेज देयर। तो माँ का मेरी जिंदगी में स्थान ऐसे कि वो दंगल पिक्चर में आमिर खान जैसे उसकी दोनों बेटियों को पहलवान तैयार नहीं करता है, सिर्फ वो बारीक बारीक चीजें समझा के वो कैसे गोल्ड मेडल लाएगा, मैं नहीं लाती हो तुम, मैं देखता हूँ। सो माय मदर टुक अ रोल ऑफ आमिर खान के दंगल पिक्चर में जो रोल है, वो मेरी माँ ने मेरी जिंदगी में निभाया। सो वो उसके बाद मतलब माँ पहले पंडित जसराज जी के पास, मेरे गुरुजी के पास सीखने गई। मैं 7th ग्रेड में था। तो आपका जो क्वेश्चन है कि मैंने डिसाइड किया नहीं, बातें ऐसे होते गई, इतना बड़ा मतलब वो हल्ला मच गया उस वक्त मेरे बचपन में कि मैं 7th में था। तो माँ चाहती, उस वक्त ऐसा हुआ कि 11 साल की उम्र में मैंने पहला कार्यक्रम किया वहां पे बम्बई में, एक नाट्य संगीत रजनी थी, अगस्त 1981। तो उसमें बम्बई में मैंने वो गाया, वो आपने कभी नहीं सुना होगा मुझसे, इसलिए मैं सुनाऊंगा। बहुत खूब। काटा रोते कोणाला। उस वक्त उस नाट्य संगीत रजनी में तो पंडित प्रभाकर कारेकर जी, फैयाज जी, उस जमाने के नाट्य संगीत के क्षेत्र के एकदम पॉपुलर लोग, और मुझसे शुरुआत हो गई षणमुखानंद हॉल में। 3000 लोगों से एकदम हॉल भरा हुआ था, और मुझे एज अ वंडर बॉय, आज के जमाने में जो लिटिल चैम्प वगैरह जो भी बोलते हैं, तो मैंने नारायण रमरमणा गाया और ये
रुते पुणा क्या बात है। घाटा रुते पुणा घाटा रुते पुणा आक्रंदता कोणी आक्रंदता कोणी मज फूलही रुतावे मज फूलही वाह. रुतावे हा दैवयोग आहे बघ. रुते कुणाला घाटा रुते ये गाया था मैं. बहुत खूब, बहुत. बहुत खूब। संजू जी, तो फिर वो नहीं आपको बीच में रोक रहा, तो ऐसे मतलब चेन ऐसे बनती गई कि फिर क्लासिकल का प्रोग्राम किया दिसंबर 1981 में वहां पे दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में पार्क में. तो 1.5 घंटे का प्रोग्राम, उसमें मैंने शुद्ध ऋषभ आसावरी. शुद्ध ऋषभ आसावरी. हाँ शुद्ध, अभी तो पीछे पड़ गया, अभी जौनपुरी ज्यादा सुने रहता है, लेकिन वही स्वर. कौन ऋषभ आसावरी करते हैं? हाँ वो दोनों चलते हैं, करेक्ट. तो वो मैंने शुद्ध ऋषभ आसावरी से शुरू किया. सुमीर होना बीजेदार गुरु साहेब सुमीर होना. तो ये ऐसी मेरी मतलब वो मैंने नहीं, वो आप 11 साल के थे तो ये क्लासिकल संगीत आपने किससे सीखा था? 11 साल के थे आप? 11-12 साल के? तो हाँ, तो 3 साल माँ और पंडित गंगाधर वो पिंपलकरी सर, इन तीनों से मतलब ये दोनों ने मुझे पैरेलल सिखा था. और उसके ऊपर आपने 1.5 घंटे की महफिल की? करेक्ट, क्योंकि वो पिछले जन्म का था. हाँ, पिछले जन्म का था. यश जो था वो पिछले जन्म का था, क्योंकि पिछले साल में 1.5 घंटे की महफिल और ख्याल की, और वो भी 11 साल में. ये बहुत ही आश्चर्य की बात. और किसी को अगर सुनना है ना, ये बात बहुत ज्यादा लगे किसी को, तो YouTube पे जाकर संजीव अभ्यंकर चाइल्डहुड सिंगिंग, ओके, ऐसा एक ट्रैक है, वो सुने तो समझ में आएगा कि मेरे बचपन की आवाज में, मैं काली पांच की आवाज है. वो पिछले जन्म का गाना मैं क्या गाता था, वो कोई किसी को सुनना तो. पंडित जी, इसी का धागा पकड़ के मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपकी माताजी पंडित जसराज जी के पास जाती थी शिक्षा लेने के लिए, और तभी आप बिल्कुल छोटे थे, तभी 7th में तभी आपको वो लेके जाती थी पंडित जसराज जी के पास. नहीं, और नहीं, गुरुजी घर में आए खाना खाने, तो माँ ने बताया नहीं था कि ये अच्छा गाता है, क्योंकि उसको माँ को डर लगा कि वो सुन लेंगे तो उसको ले जाएंगे तो हम क्या नहीं जाने का. नहीं, गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने जब आपको पहले देखा तभी उनका इंप्रेशन क्या था? नहीं, तो जब उन्होंने मुझे पहले देखा तो वो घर में खाना खाने के लिए आए थे, क्योंकि माँ सीखने गई थी और उनका यहाँ पुणे में प्रोग्राम था, तो गुरुजी खाना खाने आए. तो कुछ भी इंप्रेशन नहीं, ये शोभा का लड़का है बस. और बात ऐसी हुई कि उसके बाद के 2 सालों में मेरे इतने जगह पे प्रोग्राम हुए थे चाइल्ड प्रोडिजी, बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने. गुरुजी के पास मैं कैसे गया, वो भी योग ही था. मतलब गुरु सामने से आते हैं ना, अगर योग है तो वैसे हो. ये हमने सुना है ना कि गुरु सामने से आते हैं. आध्यात्मिकता में तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि सदगुरु आपको मिलते हैं, यू डोंट हैव टू फाइंड, आपके अगर किस्मत में है तो मिल जाए. तो मुझे मेरे गुरुजी जो है वो तो सामने से मिल गए. मतलब 1982 और 83 ये 2 ऐसे साल थे जिसमें, जिसको बोलते हैं कि एज अ चाइल्ड प्रोडिजी मैंने बहुत जगह गया. बेंगलोर, हुबली, कुंदगोल, शिमोगा, भुसावल, बॉम्बे, पुणे, बहुत सारे जगह पे गया, बेलगांव. तो गंगूबाई हंदल जी ने मुझे कुंदगोल में सवाई गंधर्व महोत्सव में 2 बार लगातार बुलाया था, 1982 और 83 सितंबर में उस वक्त तो होता था.
तो और उसके पहले मतलब ये गुरुजी के स्टोरी आने के पहले काफी सारा घटा था। सितंबर 82 में जब मैं 13 साल का था तो एक प्राइवेट प्रोग्राम में पूला देशपांडे जी, ज्योत्सना भाई भोले जी, ये सब बड़े ओ। बड़े लोग गाना सुनने के आए थे। वो उन्होंने बुलाया था, ऑर्गेनाइजर होस्ट ने, मतलब उनके पहचान में थे, उन्होंने बुलाया था, एक बच्चा है बहुत अच्छा गाता है। और फिर पीएल देशपांडे जी ने मेरा गाना सुन के जो बोला वो मेरे अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं, वो जो चाइल्डहुड ट्रैक है बचपन में, बस वो है, संजीव बहुत अभियांकर, फेमस है वो। हाँ, तो उसके एंड में वो उन्होंने उनका भाषण फॉर्चुनेटली रिकॉर्ड हो गया क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं हाँ, था। और उस जमाने में तो रिकॉर्ड करने वाले तो गाना खत्म होते ही बंद कर देते थे, सही है। तो कभी भी भाषण लेते नहीं थे। मेरी भी गंदी आदत थी, मतलब गुरुजी के पास मैं सीखता था, कभी रिकॉर्डिंग वो सिखाने रहे तो मैं चालू रखता था, और जैसे ही वो गाना खत्म हुआ तो बंद। तो बोलते थे अरे क्या कंजूसी करते हो, खुद गाने के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये जो रिकॉर्डिस्ट था उसने कंजूसी नहीं की, इसलिए पीएल देशपांडे जी ने बोला वो रिकॉर्ड हुआ। लेकिन उनका कहना एक लाइन में उन्होंने बोला कि मैं इसको कोई भी पदवी नहीं दूंगा, इतना हाई बोला। तो उस उम्र में मुझे नहीं समझ में आता था कि ये क्या बोल रहे। बोले कि मैं इसको कोई भी पदवी नहीं दूंगा, कोई भी अमुक गंधर्व तमुक गंधर्व कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने जो गाना सुना है उसको कोई अगर अर्थ है, मतलब है, तो आने वाले समय में संजीव अभ्यंकर ये नाम ही एक पदवी के जैसा यूज किया जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे। मैं अच्छा गाता हूँ इतना ही मुझे मालूम। वो कितने बड़े हैं मुझे कुछ मालूम नहीं। और एक ऐसे हीरा भाई बड़ोदेकर जी ने 3 बार मेरा गाना घर में किया, 81, 82 गणेश उत्सव। तो हीरा भाई कितनी बड़ी मुझे क्या मालूम। सही है। मैं तो इतना बच्चा था, माँ सिर्फ मुझे बोलती थी कि ऐसा ऐसा है, जैसा घर में गाते हो वैसा ही गाना। हाँ, तो वैसे भीमसेन जी के सामने हुआ, सदानंद मोल जी जो फेमस क्रिकेटर है उनके सामने उनके घर में गाना हुआ और भीमसेन जी आए थे। और उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड इसने बंद कर दिया क्योंकि कोई प्लानिंग तो थी नहीं कि ऐसे उनको कहना है कि इसके बारे में बोलिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो गाना इतना अच्छा हुआ तो होस्ट ने रिक्वेस्ट किया, पंडित जी आप क्या कहेंगे इसके गाने के बारे में। तो भीमसेन जी तो 2-4 लाइन में ही बोलते थे ना। बोले मैं तो कहूंगा कि ये संत ज्ञानेश्वर जी के कुल का लड़का है। क्या बात। जो नॉन महाराष्ट्रियंस है उनके लिए मैं ट्रांसलेट करूंगा कि मतलब जो ज्ञानी पैदा होते हैं ऐसा लड़का है। उसका भी तब मुझे कोई समझ में नहीं। मुझे उस वक्त भीमसेन जी भी कितने बड़े कुछ समझ में नहीं, मतलब मैं तो मुझे मुझे जो आता है वो अच्छा गाता था। और दूसरी लाइन भी बोले, वो भी इम्पोर्टेंट, तभी वो भी मुझे समझ में नहीं आई। बोले कि मैं इसके पेरेंट को बताऊंगा कि इसकी तबीयत का भी ध्यान रखे। बराबर है। तो 13 साल की उम्र में तो मैं सामने 1-1 घंटा खेलता था, इतना सारा फ्रूट सलाद खाता था और कुछ भी करता था। मुझे लगा कि मतलब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तबीयत का ध्यान। बाद में मुझे समझ में आया कि एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि जब तक आप शांति से एक जगह पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी दुनिया आप खड़े नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे अनुभव हुए। गंगूबाई हंदल जी ने भी बहुत बहुत ज्यादा मतलब मुझे प्यार किया और मेरे पेरेंट्स को कहा, हीरा भाई ने पेरेंट्स को कहा कि संजीव का जन्म गाने के लिए हुआ है और उसको फुल टाइम गायक ही बनाइए। और योग ऐसा था कि मेरा कुंदगोल का कार्यक्रम की तारीफ गुरुजी के कान में गई। क्या बात है। गुरुजी के एक शागिर्द मेरे सीनियर, उन्होंने वहां सुना और कहा कि शोभा का लड़का धुआंधार गाता है। और उस जमाने में मेरा गाना होते ही मुझे खुद ही लोग उठाते थे, पॉकेट में 100 रुपया 50 रुपए गिफ्ट देते थे। एक हल्ला मचता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मेरी पहले जिंदगी की पहली कमाई कौन सी थी मालूम है? मतलब जो पहला प्रोग्राम हुआ दीनानाथ मंगेशकर हॉल में, उसमें उस जमाने के 1981 के 1000 रुपए। अरे वाह। और चांदी का पेला। क्या बात। और मेरे पिताजी सब फाइल रखते थे, तो फाइल में पूरा वो कम्युनिकेशन, वो एडवर्टाइजमेंट उस वक्त आई हुई, सो फाइलिंग की आदत भी मुझे उस वक्त। तो ये गुरुजी ने सुना और मेरे माँ को कहा कि यार सुना तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा गाता है, मुझे सुनना है उसका गाना। और तो आने वाले थे नेक्स्ट, मतलब इमीडिएटली पुणे आने वाले। अभी मैं आ रहा हूँ, गणेश फेस्टिवल उनका सारसबाग
इसमें प्रोग्राम था। मैंने इन कोई भी बड़े कलाकारों का गाना तब तक सुना ही नहीं था, मैं स्कूल में था। मैंने गुरुजी का भी गाना नहीं सुना था, मुझे नहीं मालूम था वो कितने ग्रेट है। लेकिन मैं उस वक्त परहेज करता था क्योंकि मुझे डीप फ्राइड से एलर्जी थी, तो मैं बटाटे वड़े समोसे कुछ प्रोग्राम होता तो नहीं खाता था। तो प्रोग्राम के बाद ना मैं बटाटे वड़े के स्टॉल पे ही था। पे माँ ने कहा, अरे गुरुजी तुम्हारा गाना सुनने वाले, छोड़ बटाटे वड़ा रखो, क्या बाजू बात में रखो। और मैं फिर होटल के रूम में जाके इमीडिएटली फिर गार्गल वार्गल तो, और लेकिन वो मुझे मालूम नहीं था, मतलब वो गुरुजी सुनने वाले, मतलब ठीक है, मतलब मैं तो गाऊंगा जैसे गाता हूँ वैसे, ऐसे 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 मैं गया उनके पास, तो ही नेवर हर्ड मी बिफोर दैट। और फिर वो सामने बैठ के सुने, और तब तक पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि मैं फुल टाइम गाना करूँ। ओके। और क्योंकि ये इतने सारे लोगों ने कहा, तो ये तो गाने के लिए पैदा हुए, तो गुरुजी का भी पहले सेंटेंस मेरे सामने उस वक्त कुछ, आई वाज वेरी इनोसेंट, ये सब सामने मेरे सामने ही हो रहा था, जो भी पीएल देशपांडे जी बोले सब सामने हो रहा है। गुरुजी बोले, अरे ये तो तीसरे जन्म का गाना गा रहा है, क्या गवैया पैदा किया तुम लोगों ने, ये तो तीसरे जन्म का गाना गा, तो क्या करने का विचार। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आप उसको सिखाएंगे क्या। तो बोले कि लेकिन भीमसेन जी पुणे में है, अभिषेक जी पुणे में, मेरे पास क्यों भेज रहे हो मुंबई। सही बात है, सही बात है। तो माने कहा नहीं, उसका जो स्वभाव है गाने का, उसका जो पिंड है गाने का, जो प्रकृति है, वो आपके गाने से मैच होती है। सो अगर आप सिखाएंगे तो ही वो मतलब सही होगा। तो बोले कि लेकिन मैं सिखाऊंगा तो फुल टाइम करेगा तो सिखाऊंगा, सब स्कूल वगैरह के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो अटेंड करना पड़ेगा। आई वॉज इन 9th एट दैट टाइम, सितंबर 1989 मेरी 9वीं शुरू हुई थी। और बोले कि ये इंजीनियर वगैरह बन सकता है क्या। मेरे पेरेंट्स ने कहा आराम से बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। तो नहीं, पर अगर मैं सिखाऊंगा तो उसको फुल टाइम करना पड़ेगा। सो उन्होंने शर्त रखी। वो बोले कि ये तो गवैया पैदा हुए, इसको तो दुनिया सुनेगी ही सुनेगी, आप लोग क्यों सोच रहे हैं, मतलब डबल माइंड होने की कोई जरूरत नहीं है। सो ऑन दैट ट्रस्ट कि इतने सभी बड़े कलाकारों ने कहा है, गुरुजी ने, मैं इसको बम्बई ले जाऊंगा, मेरे साथ रहेगा हर वक्त, लेकिन वही करेगा, मैं कहूंगा तब पुणे आएगा। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ इतना ही पूछा कि अभी तुमको गुरुजी सिखाएंगे तो वो बम्बई ले जाएंगे, जहां भी वो होंगे वहां ले जाएंगे, तुमको फुल टाइम म्यूजिक करना है क्या। तो उस उम्र में मुझे क्या समझ में आ रहा था, करियर और इनसिक्योरिटी और क्या होता है पैसा कमाना और गाड़ी लेना, और ये कुछ समझ, मुझे गाना पसंद है, इतना ही मुझे। तो मैंने कहा हाँ हाँ जरूर, मैं जाऊंगा उनके पास, सीखूंगा, आप कह रहे हैं इनके पास सीखना है तो सीखूंगा। That's how I became a full-time musician. And that is only उस वक्त हुआ इसीलिए क्योंकि बाद में अगर मैं कॉलेज जाने के बाद ये डिसीजन मैं लेने ही नहीं देता, क्योंकि जब मेरी उम्र बढ़ने लगी तो मुझे वो इनसिक्योरिटी की समझ में आई। जब मेरे दोस्त बोलने लगे, अरे क्या तुम क्या फुल टाइम कर रहे हो, ये पागल हो क्या तुम, मतलब तुमको क्या लगता है कि मतलब 700 लोग आएंगे सुनने के लिए गाना। और मेरी आवाज बदल गई, ना तो लड़की की ना तो लड़के की। तो फिर मुझे लगने लगा मतलब मैं सिर्फ वोकल सपोर्टर हूँ, मैं कोई बीच में बैठने वाला एक कलाकार था, और एकदम से मैं सिर्फ डिसाइपल ऑफ पंडित जसराज इस रोल में चला गया, जिसको सोलो कोई सुन नहीं रहा है, सब गुरुजी को वोकल सपोर्ट करके घूम रहा है। और मेरे कॉमर्स के दोस्त मुझे पूछ रहे हैं, मैं बीकॉम किया। मुझे एक याद है, आप करेक्ट कर सकेंगे, आप और जसराज जी, एक जसराज जी का उनकी महफिल थी, आप उनके साथ वोकल सपोर्ट के लिए थे। गाते गाते उन्होंने विश्राम लिया और आपने वो गाना थोड़ा आगे बढ़ाया। वो तो उस समय मैं था उस प्रोग्राम में। आप वो तो मेरे बहुत ख्याल से सवाई गंधर्व महोत्सव की बात कर रहे हैं। करेक्ट। और वो एकदम अच्छे कि सब लोगों ने एकदम क्या बात है, ऐसा हुआ। गुरुजी उस समय कुछ बोले थे, क्या बोले थे मुझे परफेक्टली याद नहीं है। आपका बहुत उन्होंने अभिनंदन किया, वो ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या हुआ था जरा बता सकेंगे आप। हाँ, लेकिन उसका
अगला पिछला भी थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत नहीं मालूम है, ऐसे उसके इंटरेस्टिंग वो स्टोरी बन गई उसकी। तो वो हुआ था क्या कि एक तो स्टेज पे वो गुरुजी का मेरा एक बहुत दो प्रकार का नाता था। एक गुरु शिष्य का था और कलाकार कलाकार का था। मतलब मैं तो एज माय गुरु और एज माय मेंटोर मैं तो उनके गाने का भक्त था ही, लेकिन वो मेरे गाने पे बहुत प्यार करते थे और एज अ स्टूडेंट वो मुझे मेरे गाने की वजह से प्यार करते थे और हमेशा बोलते थे कितना मीठा और सुरीला गाना गाते हो बेटा, कितना मीठा और सुरीला गाना गाते हो। सो एक दैट्स व्हाई सेड कि कलाकार कलाकार का भी एक नाता था। सो यू यूज्ड टू अप्रिशिएट कुछ भी, मतलब जैसे वो कुछ उनको खटकता था बोलते थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक करो, ये राग के ये इसमें ये स्वर था ये होना चाहिए, चढ़ा नहीं लगना चाहिए। तो जैसे स्वर मंडल के पीछे से इशारा करते थे कि ये चढ़ा चाहिए मुझे, ये कोमल गंधार थोड़ा सा उतरा है तुम्हारा, चढ़ा चाहिए। ज्यादा हो जाता था तो इशारा करते थे कि ये कम चाहिए मुझे। जाते जाते वो स्वर मंडल के पीछे से दिखाते थे कि ये स्वर स्थान तुम्हारा ये राग में जो स्वर का वो सही नहीं है, कम करो। तो वो क्रिटिसाइज करने में भी छोड़ते नहीं थे, लेकिन तारीफ करने में भी छोड़ते थे। सो इन अ वे ये एक अलग नाता था कि वो मैं जितना उनका गाने को प्यार करता था वो मेरे गाने को प्यार करते थे। सो वो बहुत बार अभिव्यक्त करते थे, लेकिन इस सवाई गंधर्व महोत्सव 2002 में उन्होंने एकदम से अपना बड़ा मन दिखाया और मैं कुछ उनको वोकल सपोर्ट कर रहा था तो 4-5 अच्छी चीजें निकल गई। तो रुके और बोले कि ऐसे उन्होंने इशारा किया लोगों को कि किस्मत की बात देखो, अगर चेला गुरु से सवाई निकले, अगर चेला गुरु से सवाई निकले तो कहते कि स्वर्ग में जगह मिलती। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन संजीव ने मेरे लिए स्वर्ग में सिर्फ जगह नहीं बंगला खरीद के रखा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसका एक जोक हो गया दूसरे दिन। लोगों को स्वर्ग में बंगला समझ में नहीं आया, बंगला खरीद के रखा इतना ही। कुछ लोगों को उतना ही समझ में आया कि संजीव ने गुरुजी को बंगला खरीद दिया। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया, अरे मेरी माँ की एक फ्रेंड गई थी कल सवाई गंधर्व में और उन्होंने बताया कि तुमने गुरुजी को बंगला खरीद के दिया और मुझे नहीं बताया तुमने। मैंने कहा हाय, वो स्वर्ग में बंगला वाली बात कर रहे थे, तुमने कितना नीचे ला दिया। संजीव जी, हमने सुना है कि आपने फिल्मों के लिए भी प्लेबैक सिंगिंग किया है और आपने कुछ टीवी सीरियल्स या एडवर्टाइजमेंट भी आपने अपनी आवाज दे दी है जी। तो जैसे राजस्थानी फिल्म में भी आपने कुछ गीत गाए, तो इस पूरा अनुभव आपके लिए कैसा था, ये आप जरा बताइए। और अगर मैं गलत ना हूं तो आपको एक नेशनल अवार्ड भी उसके लिए मिला है। बिल्कुल, गॉड मदर फिल्म के लिए मुझे नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक मिला था। वो भी ऐसे फोक टाइप थी वो गाना था, मतलब उसमें कोई क्लासिकल की बात थी नहीं। तो उसकी स्टोरी ऐसे कि 1995 में जब माचिस फिल्म बन रही थी तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर विशाल भारद्वाज जी, उनका मुझे फोन आया कि मुझे संजीव जी मैं विशाल भारद्वाज बोल रहा हूँ। तो मैं तो एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो तब तक उनका भी बहुत ज्यादा नाम नहीं हुआ था। तो बोले कि मैं एक माचिस फिल्म बना रहा हूँ जिसमें लता मंगेशकर जी का गाना है, तो उसमें एक आलाप करना है, सुबह दिखानी है, भटियार राग में आलाप करना है। तो मुझे आपका गाना बहुत पसंद है, आप करेंगे क्या उस आलाप को? मैंने उनको कहा कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन वो छोटा सा आलाप है, लेकिन मेरा नाम आना चाहिए लता मंगेशकर और संजीव अभ्यंकर। सही है। पिछले कवर में आएगा तो फिर तब मैं आता हूँ। बोले हाँ वो मेरा प्रॉमिस है, आपका नाम आएगा सीडी कवर में आएगा, लता मंगेशकर और संजीव अभ्यंकर। वो दे भी दिया उन्होंने। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो वो बोले कि आपकी आवाज में तो गाना भी बहुत अच्छे लगे, आप पिक्चर का गाना गाएंगे। तो मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं। तो उन्होंने एक संशोधन करके राजस्थानी बैकग्राउंड की एक फिल्म आई थी, उसके लिए 2 गाने मुझसे गवाए। और फिर उन्होंने कहा कि गॉड मदर उनके पास आए तो बोले कि संजीव इसमें एक गाना है वो तुम्हारे आवाज को बहुत सूट करेगा। तो उन्होंने वो मुझसे गवाया और उसको नेशनल अवार्ड मिला। और वो माध्यम ऐसा है कि वो डायरेक्टर्स माध्यम है कि आप
मैं सीरियल्स के लिए भी काफी गाया, उनके लिए भी एक महायज्ञ करके गाया, फिर और 2-3 सीरियल्स के लिए गाया। और केदार पंडित जिन्होंने मेरा बहुत सारा भक्ति संगीत का काम, म्यूजिक डायरेक्शन का, उनके डायरेक्शन में मैंने बहुत एल्बम किए। केदार पंडित बहुत सारे, बहुत कंपनीज के लिए, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट, संस्कृत, हिंदी, मराठी में बहुत काम किया हमने साथ। उनकी एक सीरियल थी हा खेळ संचिताचा, अच्छा उसके लिए भी टाइटल गाया, एडवर्टाइजमेंट भी गाया। एक तो फेमस हुई बहुत एडवर्टाइजमेंट, बूंद बूंद तेरी बूंद बूंद में, एक्सेलेंट। वो किनले की ऐड थी। करेक्ट। सो जो सामने से आया वो किया है सब। मेरा एक कॉफी आणि बरच काही ऐसा मराठी पिक्चर है, कॉफी आणि बरच काही, उसके लिए भी एक गाना गाया मैंने। काफी मतलब जो सामने से आया वो किया मैंने। कोई भी चीज के लिए ऐसा कुछ ये मुझे करना है करके नहीं, किसी को लगता है कि मेरी आवाज में वो सूट होता है तो मैंने गाया उसको। लेकिन वो उसमें मेरी सोच नहीं होती, मुझे सिर्फ सामने वाले की सोच को डिलीवर करना होता है। स्टाइलाइजेशन आ जाता है अपना अपना। कुछ संगीतकार तो आपको वो फ्रीडम भी देते कि आप अपने एक इनपुट से स्टाइलाइजेशन दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको ये समझना होता है कि आप खुद बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त उनका जो उनके दिमाग में उसको आपको रियलाइजेशन में लाना है, उस वक्त आपको आपके दिमाग में वो नहीं करना। और उसके एक मैं जाते जाते एक इंसिडेंस बताता हूँ कि वो कैसे अलग मानते। तो ये गौड़कर का गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो नेचुरली मैं एकदम रिफाइंड ही गा रहा था, क्योंकि रिफाइंड गाना है, क्लासिकल की प्रैक्टिस हम उसमें करते हैं ना, रिफाइंड गाने के लिए करते हैं। सही। एकदम से आराम से आए, सुपर रिफाइंड बटर के जैसा एकदम सुरीला पिन पॉइंटेड आए, ऐसे इसलिए हम प्रैक्टिस। तो मैं एकदम वो गाना रिफाइंड गा रहा था, तो सामने से फीडबैक आ रहा था लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर से कि सजीव बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन बहुत रिफाइंड आ रहा है। तो मैंने मजाक से उनको कहा कि अरे मैं तो विशाल जी मैंने तो रियाज ही किया रिफाइंड गाने के लिए, और अब अभी मुझे बोल रहे बहुत रिफाइंड आ रहा है, बहुत अच्छी बात। मैं हंसी मजाक में चल रहा था। तो बोले नहीं। फिर उनको समझ में आया कि कैसे मुझे समझाए कि उनको क्या चाहिए। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो एकदम सब सुर में एक्सप्रेशन सब अच्छा दे रहा था, लेकिन वो फिर उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो एक लाइन उन्होंने सही बोली, वो बोले संजीव सुर को छोड़ दो। ओके। मतलब सुर को पाने के लिए जो आदमी जिंदगी भर मेहनत कर रहा है उसको बोले सुर को छोड़ दो, मतलब फिर तब तक उनको वो फूक फील नहीं आने वाला था। तो झलक दिखाता हूँ मैं उसको। सुनो रे भैला के जोगी है क्यों जोगी डारे, ओ भैला रे ओ वीरा रे। तो उनको ये फील चाहिए था, रॉनेस चाहिए उसमें, रॉ चाहिए था। और रॉ गाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम रिफाइंड गाने के लिए सही है, सही बात है। आपसे एक गुजारिश है, अपने रसिक जनों के लिए आप कोई भी एक चीज या बंदिश सुनाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हमारे जो दर्शक है वो भी बहुत पसंद करेंगे। प्लीज। तान दे रे ना तारे दानी, 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 तान दे रे ना तान दे रे ना तारे दानी, तन तदियन तदारे दानी, तान दे रे ना तारे दानी,
तन तदियन तदारे दाने तान दरना तारे दाने तन दरे ना दिन तनि तान दरे ना तन दरे ना दिन तनि तान दरे ना मग साने ध प म प ग म ग सा तान दरे ना तारे मग साने द प म प ग म घ सा तान दे रे ना तान दे रे ना तान दे रे ना तारे दा तो दोस्तों, आज हमने पंडित संजीव अभ्यंकर जी से बातें की, उनसे कुछ संगीत भी सुना। लेकिन अब ऐसा होता है कि
समय की पाबंदी है, तो इस दौर को हम कल फिर से जारी रखेंगे। कल फिर हम उनसे और बात करेंगे, उनके जो फैमिली मेंबर्स है, परिवार से बात करेंगे और कुछ गाने भी सुनेंगे, क्योंकि ये संगीत का महासागर ऐसा है कि आधे एक घंटे में समाना बहुत मुश्किल है। तो इस दौर को आगे रखने के लिए आपकी भी सहायता चाहिए। आप हमारे इस मित्र रंग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक नमस्कार।